वेलकम स्टूडेंट्स। ABST फर्स्ट कॉरपोरेट अकाउंटिंग में यूनिट 4 का टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा था, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज इन लिक्विडेशन। मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से कंपनियों की स्थापना इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंगली होती है, वैसे ही इनका समापन भी भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार ही होता है। जब कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, सबसे पहले एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। उसके द्वारा जो अकाउंट बनाए जाते हैं, उसमें सबसे पहले आपको बताया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्थिति विवरण, यानी ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन कंपनी की स्थिति क्या है, कंपनी की कुल कितनी संपत्तियां हैं, कितनी असेट्स अवेलेबल हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स क्या क्या हैं। तो मैंने आपको बताया था इसमें दो लिस्टें तो असेट्स की हैं, असेट्स स्पेसिफिकली नॉट प्लेज्ड एज पर लिस्ट ए और असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड एज पर लिस्ट बी। लिस्ट बी में ही फुल्ली सिक्योर्ड और पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर भी आएंगे। इसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, इसका डिटेल मैंने आपको बताया था लिस्ट सी में। डिवेंचर होल्डर यानी हैविंग फ्लोटिंग चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी एज पर लिस्ट डी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ई, फिर प्रेफरेंशियल कैपिटल या होल्डर एज पर लिस्ट एफ और इक्विटी शेयर कैपिटल एज पर लिस्ट जी, और अंततः डेफिशिएंसी या सरप्लस एज पर लिस्ट एच। फिर मैंने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का डिटेल आपको बताया था कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से होते हैं। इसके बाद आपको डेफिशिएंसी या सरप्लस अकाउंट, जो डेफिशिएंसी या सरप्लस हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के द्वारा निकाली, तो सेकंड फॉर्मेट था डेफिशिएंसी या सरप्लस अकाउंट, उसका डिटेल, यानी जो डेफिशिएंसी आई उसके क्या रीज़न है, वो कौन सी आइटम है जो डेफिशिएंसी को कंट्रीब्यूट कर रही है और वो कौन सी आइटम है जो डेफिशिएंसी को रिड्यूस कर रही है। तो उसका डिटेल आपको डेफिशिएंसी या सरप्लस अकाउंट में मिलेगा। इसी में आज हम इसका थर्ड फॉर्मेट, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। एक्चुअल में ये लिक्विडेटर का एक प्रकार से रिसीट और पेमेंट अकाउंट है। अब एक्चुअल में वो जो भी असेट्स उसके पास हैं उनको सेल आउट करेगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हमने उसकी बुक वैल्यू देखी, असेट्स की क्या है, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू देखा क्या है, एक्चुअल में जो पैसा आएगा बेचने पर, वसूल करने पर, वो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आएगा, और एक्चुअल में जो पेमेंट किया जाएगा वो इसके पेमेंट साइड में आएगा। तो इसको अकाउंट की फॉर्म में बनाना है। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट, जो जो पैसा आएगा वो डीआर में रिसीट साइड, और जो भुगतान किया जाएगा वो सीआर में। पहले डेबिट की आइटम को समझते हैं। सबसे पहले है टू असेट्स रियलाइज्ड। तो लिक्विडेटर के द्वारा संपत्तियों से जो जो पैसा वसूल होगा उसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा। इसमें कैश या बैंक में जो पैसा है वो इसके हैंडओवर हो जाएगा। फिर डेटर से कितना पैसा वसूल हुआ, या जो भी असेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, तो सभी से जो जो पैसा आया एक्चुअल में वो सारा इधर आएगा। फिर टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं वो अपना पैसा वसूल करने के बाद रिमेनिंग जो अमाउंट है वो लिक्विडेटर को हैंडओवर कर देंगे। तो कितना पैसा आया संपत्ति से और कितना इसके अगेंस्ट लोन या क्रेडिटर्स थे, तो बाकी पैसा इसमें आ जाएगा। और टू शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर कॉल रिसीव्ड, यदि कोई कॉल इन एरियर है और पैसा आता है तो वो भी इधर आएगा। तो ये तो है इसकी रिसीट साइड, पहले इसको कंप्लीट कर लें। अब पेमेंट का एक निश्चित क्रम है, इसी ऑर्डर में आपको पेमेंट करना है। सबसे पहला आइटम होता है बाय लीगल एक्सपेंसेस। कोई कानूनी खर्चे हैं तो सबसे पहले उनका भुगतान किया जाएगा, लीगल एक्सपेंसेस का। फिर बाय लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन,
ये सबसे मुश्किल पॉइंट होता है। हर एक क्वेश्चन में लिक्विडेटर का रेमुनरेशन निकालने के लिए अलग अलग हमें दिया होता है कि लिक्विडेटर रेमुनरेशन एसेट्स रियलाइज्ड पर है या कैश रियलाइज्ड पर है या क्रेडिटर्स पर कितना है, तो उसके अकॉर्डिंगली लिक्विडेटर का रेमुनरेशन कैलकुलेट किया जाएगा। फिर बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, इसके बाद लिक्विडेशन के यदि कोई खर्चे हैं तो उनका भुगतान किया जाएगा। पहले नंबर पे लीगल एक्सपेंसेस, इसके बाद लिक्विडेटर का रेमुनरेशन, इसके बाद लिक्विडेशन के खर्चे। फिर अब लिस्टों के अकॉर्डिंगली पहले लिस्ट सी का पेमेंट बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फिर लिस्ट डी बाय डिवेंचर होल्डर, और इनका कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो वो भी अपने को देना है। फिर बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स यदि पैसा अवेलेबल है, फिर बाय प्रेफरेंशियल होल्डर प्रेफरेंशियल कैपिटल का पैसा, फिर बाय इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा, और फिर यदि बच गया तो वो भी सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही होता है। अब लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाने के लिए कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं? तो कई बार लिक्विडेटर का रेमुनरेशन कैश रियलाइज्ड या अमाउंट रियलाइज्ड पर दिया होता है। तो कैश रियलाइज्ड या अमाउंट रियलाइज्ड पर रेमुनरेशन होने पर कैश बैंक को भी हमें इंक्लूड करना है, यानी कैश या बैंक पर अमाउंट पर भी हमें रेमुनरेशन मिलेगा। और कई बार असेट्स रियलाइज्ड वर्ड लिखा होता है, संपत्तियों की वसूली पर रेमुनरेशन का परसेंटेज दिया होता है। उस केस में कैश, बैंक और कॉल रिसीव्ड आदि को अपने को शामिल नहीं करना है। जो संपत्तियां वास्तव में उसके द्वारा सेल आउट की गई हैं, जिनसे पैसा वसूल किया गया डेटर से, क्योंकि कैश ऑलरेडी कैश इन हैंड है, बैंक में पैसा पड़ा है, या कॉल रिसीव्ड शेयर होल्डर पैसा अपने आप दे रहे हैं, तो इसमें पैसा वसूल करने पर लिक्विडेटर को कोई जोर नहीं आएगा, तो इस पर उसको रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। अब तीसरा मैंने इसमें लिखा है सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी लें, अर्थात जो रेमुनरेशन देना है केवल सरप्लस पर ही देना है। किंतु यदि लिक्विडेटर ने स्वयं ही प्लेज असेट्स का वसूल किया हो, उसको बेचा हो, तो पूरी राशि पर, पूरी अमाउंट पर भी रेमुनरेशन उसको मिल सकता है। ध्यान रहे, कुछ नहीं कहा गया हो तो केवल सरप्लस पर ही रेमुनरेशन देना है। लेकिन यदि लिक्विडेटर ने स्वयं असेट्स को सेल आउट करके पैसा वसूल किया हो, उसमें से फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट भी खुद किया हो, तो उसको टोटल अमाउंट पर रेमुनरेशन मिलेगा। ये अपने को ध्यान रखना है। एक इसमें प्रेफरेंशियल डिविडेंड के बारे में बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रेफरेंशियल डिविडेंड समापन की तिथि तक का ही दिया जाता है, अप टू डेट ऑफ लिक्विडेशन, और सरप्लस होने की स्थिति में ही इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर कैपिटल का पेमेंट होने के बाद में ही दिया जाता है। यानी यदि प्रेफरेंशियल डिविडेंड बकाया है, पहली बात तो अप टू डेट ऑफ लिक्विडेशन तक का ही देना है। जब कंपनी लिक्विड बंद होगी, बाइंड अप होगी, उसके बाद प्रेफरेंशियल डिविडेंड का भुगतान नहीं होगा। और दूसरी बात, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट देने के बाद ये सरप्लस बचता है तो ही प्रेफरेंशियल डिविडेंड का पेमेंट करना है। अब यदि सेकंड पॉइंट में लिखा है, यदि कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर हो अथवा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लाभांश की प्राप्ति का पूर्वाधिकार हो, तब प्रेफरेंशियल डिविडेंड का भुगतान प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बाद यानी उसके साथ ही करना होगा। यदि बकाया लाभांश या प्रेफरेंशियल डिविडेंड के संबंध में अंतर नियमों में व्यवस्था न हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट ही अपने को अप्लाई करना है, अर्थात इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट करने के बाद सरप्लस होने के केस में ही अपने को पेमेंट करना है। थर्ड, यदि लाभांश की घोषणा हो चुकी हो, यानी डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है, क्योंकि विद इन 30 डेज डिविडेंड वारंट भेजने पड़ते हैं, लाभांश अधिपत्र भेजने होते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रेफरेंशियल डिविडेंड को लेनदार की तरह ट्रीट करें
क्योंकि ये प्रपोज डिविडेंड या अनपेड डिविडेंड के रूप में बैलेंस शीट में होगा, अर्थात लिस्ट ई के बाद इनका भुगतान करें। यानी यदि डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है, इट मीन्स वो बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड या अनपेड डिविडेंड के रूप में होगा, इसलिए इसका भुगतान लिस्ट ई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के तुरंत बाद इसका पेमेंट करना है। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के संबंध में हमें इन 3 बातों को ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से बात आती है कि हमें जो डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट है वो कब तक का देना है। डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट का पेमेंट समापन की तिथि तक अप टू डेट ऑफ लिक्विडेशन का तो देना ही होता है, किंतु यदि क्रेडिटर्स को देने के लिए सफिशिएंट अमाउंट है तब डिवेंचर्स का इंटरेस्ट भुगतान की तिथि तक का भी दिया जा सकता है, अप टू डेट ऑफ पेमेंट का। फिर से समझ लें, यानी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का पेमेंट तो केवल समापन की तिथि अप टू डेट ऑफ लिक्विडेशन तक का ही देते हैं, किंतु डिवेंचर इंटरेस्ट का पेमेंट अप टू डेट ऑफ लिक्विडेशन तक का तो देना ही है। लेकिन यदि सभी क्रेडिटर्स को भुगतान करने के लिए, पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट फंड्स हमारे पास हैं, तो डिवेंचर्स का बकाया इंटरेस्ट उनको अप टू डेट ऑफ पेमेंट तक का भी देना है। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। फॉर्मेट मैंने बता ही दिया आपको, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का, इसको आप रिपीट कर लें। और मेन इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो लिक्विडेटर का रेमुनरेशन कैलकुलेट करने में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में लिक्विडेटर के रेमुनरेशन की कंडीशन अलग अलग होगी। तो जैसे भी क्वेश्चन में कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंगली हम लिक्विडेटर का रेमुनरेशन कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।